हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरेपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट जो था उसका हम लोगों ने देखा था, चैप्टर को एनालिसिस करा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो सिर्फ पूरे बुक का ओवरव्यू था। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पर मूव करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और क्या उसमें नया इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप चैप्टर 2 लिखा हुआ सजीव जगत में विविधता। ठीक है, यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्तपे फलयापि परायार्थ वृक्षा सत्पुरुषवा इव। ठीक है, बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई में रहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरे को ही देते हैं। नीचे एक बहुत ही प्यारा पिक्चर दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं मंकी है, मोर है, गौरैया है, उसके बाद यहाँ पे वुड पिकर है, गिलहरी है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो गार्डन में गए हैं, बाइनोकल से बच्चा देख रहा है। एक पूरा माहौल लग रहा है स्कूल के टूर का है, बायोलॉजिकल टूर का। यहाँ पे वॉच ग्लास बच्चे ने ले रखा है और उसके बाद ये सब देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति का सैर, नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। ठीक है, तो ये टीचर हो गई, ये हो गए, ठीक है, कौन, डॉक्टर रघु, और ये हो गए मनीराम चाचा। ठीक है, डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेटअप पूरा क्या है। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। तो जैसा हम लोगों ने गेस करा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इनके माउथ से आवाज़ निकल रहा है अलग अलग चिड़िया का, जिसकी वजह से चिड़िया अट्रैक्ट हो रही है आसपास में, है ना। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। मतलब कि आसपास के माहौल को देख करके वो पहचान जाते हैं, मतलब जीवों को देख करके ये कौन सा जीव है। काफ़ी सालों तक, बहुत दिनों तक नेचर के करीब जब हम लोग रहेंगे ना, तो हम लोग भी जनरली बहुत सारे जीवों को जानते हैं। जैसे बिल्ली को पहचानते हैं, कुत्ता को पहचानते हैं, गाय पहचानते हैं, भैंस पहचानते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों को प्रकृति के सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। जब सैर पर ले जाया जा रहा था उससे पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि आज जो हम लोग प्रकृति का सैर करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक तो जो हम लोग का नेचर की खूबसूरती है उसको देखेंगे, और विविधता कहने का मतलब है कि एक ही जगह पे अलग अलग तरह के जो जीव जंतु पाए जाएंगे उनको हम लोग देखेंगे और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का कोशिश करेंगे। विद्यार्थी उनके पास प्रकृति के सैर जाने के लिए उत्साहित थे, है ना, एक्साइटेड। जब भी बच्चों को कुछ नया करने को मिलता है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक थे। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चले। ठीक है, नोटबुक और पेन इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी नया उनको मिले तो उसको नोट डाउन कर लें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रघु क्या कहते हैं कि जो पार्क है उसमें अलग अलग तरह का जो स्मेल आ रहा है पेड़ से, फूलों से, उसको स्मेल करके पहचानने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर ही बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें। ठीक है, और उनसे छेड़छाड़ ना करें, मतलब उनको कष्ट ना पहुंचाएं। उनका अवलोकन करें। अवलोकन कहने का मतलब है कि उनको ध्यान से देखें, समझे कि वो क्या करते हैं, खाते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, है ना। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को न देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्ष शामिल है। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट दे रखा है, वाह यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव, कलरव का मतलब होता है आवाज़, है ना।
विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का करलव चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की एक अपनी अलग चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियाँ निकालने का अनुरोध करते हैं। मनराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं, है ना। इसलिए बच्चों को नकलची कहा गया है। क्या आपने कभी अपने आसपास में मौजूद, विद्वान का मतलब मौजूद होता है, विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे आसपास में भी बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, तो क्या हम लोगों ने कभी ऐसा कोशिश किया देखने का कि आसपास में कौन से जीव जंतु हैं? ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हमारे आसपास में जो भी नया चीज़ आए या जो भी चीज़ है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उसी से क्या होता है, हम लोगों के अंदर चीज़ों को सोचने का, समझने का शक्ति डेवलप करता है। अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.1, हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है। याद रखिएगा, जब भी आप एनसीईआरटी का बुक रखें, पढ़ रहे हैं, तो आपको एक्टिविटी स्किप नहीं करना है। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय में उद्यान मतलब बागीचा या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थिति जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि को भी अंकित करें। ठीक है। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों और फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखना सुनिश्चित करें और आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्ती और फूलों में किसी एक अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन की तालिका 2.1 में दिए गए किसी स्थानों पर अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.0 के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे है घास, तुलसी का पेड़ और अड़हुल का फूल। तो ये विविधता को दर्शाता है ना। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है। सामान्य घास कोमल और पतला, तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है और इसका फूल होता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और चार्ट को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया, क्या उनमें कुछ समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं पा जाती है, ये भी आपको लिख लेना है। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियाँ की पत्तियाँ और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास। अभिविन्यास मतलब कि तने पर पत्तियाँ किस तरह से व्यवस्थित है, उपस्थित है ना। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विविधता। अब सैर के समय देखे गए अथवा पूर्व में अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन, गति के प्रकार की तालिका में 2.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कौवा वृक्ष के ऊपर रहता है, कीट खाता है, उड़ना और चलना, उड़ता भी है और फुदक फुदक के चलता भी है, चोंच में टहनी लिए हुए। ठीक है। अन्य कोई अवलोकन या विशेषताएं। उसी तरह से चींटी मिट्टी एवं बिल में रहता है, पत्तियां, बीज और कीट खाता है, 6 पाद होते हैं इसमें, पैर इसके 6 होते हैं। गति के प्रकार मतलब ये चलता है, धीरे धीरे ही चलता है। उसी तरह से गाय और अन्य का है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया, उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। तो ऊपर हम लोग चार्ट में देखेंगे, कौवा क्या है, पक्षी है, चींटी जानवर है, गाय जानवर है। अन्न के बारे में, गाय घास खाती है ना। कहाँ रहती है, गाय हम लोग का रहता है गौशाला में। ठीक है। उसके बाद इसमें 4 पैर होते हैं गाय में, चींटी में 6 पैर होता है, कौवा में 2 पैर होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग समानताएं और विभिन्नताएं भी इसमें ढूंढेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, बल्कि कुछ जीव वृक्षों पर रहते हैं। वृक्षों पर जो रहते हैं और मछलियाँ जो हैं वो पानी में रहती हैं। पक्षी भी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं, और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। ठीक है। तो वैसे सभी जीव जंतु जो भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं उसको उभयचर कहते हैं, है ना। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन ये भी अलग अलग होता है। उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता पाई जाती है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया, उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों, पत्तों और फूलों को जीव जंतुओं के पंखों के साथ स्क्रैप बुक तैयार करें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें। जब भी हम लोग स्कूल जा रहे हैं या कहीं पे भी अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़े जिसे आपने पहले तालिका 2.1 तथा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है।
अब हम लोग अलग अलग जगह जाएंगे, ठीक है, कोई भी जानवर या पक्षी दिखता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो अपने बड़े से पूछेंगे। अब फिर से एक एक्टिविटी यहाँ पर है, देखेंगे इसको। 30 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद करें और एक पौधे एक जंतु के विषय में सोचें, ठीक है। आपको आंख बंद करके किसी पेड़ पौधा या जानवर के बारे में इमेजिन करना है जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए आपने आंख बंद किया, आम का एक पेड़ को इमेजिन किया, उसमें आम लटका हुआ है, पके पके हुए आम, उसको आप तोड़ेंगे, उसके बाद उसको खाएंगे, है ना, कितना अच्छा लगेगा सोच करके। तो इसी तरह से इमेजिन करना है। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे अथवा जंतु का चित्र ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं, ठीक है। ये सब डिटेल यहाँ पे हम लोग भरेंगे, ये सब एक्टिविटी है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र बनाए जाएंगे। मतलब ये एक्टिविटी हम लोग करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सब लोगों ने अलग अलग जंतु और पौधों का चित्र बनाया है। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु हो सकते हैं? तो बात सही है, बच्चे या फिर हम लोग भी, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं हो कि धरती पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनको हम लोगों ने देख लिया हो। तो बहुत सारे ऐसे भी अभी जगह मौजूद है जहाँ पे अभी लोग गए ही नहीं है, तो वो अभी बाकी खाली बचा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का भी खोजा जाना बाकी है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होती है, ठीक है। अब कह रहा है जैव विविधता क्या होता है, तो किसी भी एक क्षेत्र का हम लोग बात करें, जैसे एक तालाब है, उस तालाब में जितने भी अलग अलग तरह के जानवर हैं या जितने भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं वो उस तालाब की जैव विविधता होगी। तो किसी भी क्षेत्र का बात करें तो उसका क्या होगा, जैव विविधता का निर्माण करेगा। आगे अलग भूमिका होती है। पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप अपने आसपास कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे से निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पौधे और जंतु का एक दूसरे से कैसे संबंध है। तो मान करके चलिए कुछ चिड़िया है या कोई जानवर है, कोई फल खाया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ फल खाए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें कह रहा है कि पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। नोटबुक को हम लोग सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर सकते हैं, बुक को भी। क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? तो बात सही है, व्यवस्थित करने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालते हैं। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु मौजूद है। विद्वान का मतलब होता है मौजूद है, जिनके विषय में हम लोग अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 2.3 है, यहाँ पे हम लोग अब समूह बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग समूह बना सकते हैं। विविध प्रकार के पौधे जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा में 5-6 विद्यार्थी के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं को विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण करें, ठीक है। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके एक समूह बनाइए, ठीक है। तो जब भी हम लोग समूह बनाते हैं तो जो एक समान गुण वाले जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे उनको एक ग्रुप में रखेंगे। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थी ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य पौधों ने समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर उन्हें चुना हो, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है कि हर एक बच्चे अलग अलग एक खास बात को लेकर के अपना ग्रुप बना सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर दे रखा है फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कितने तरह से ग्रुप बनाए जा सकते हैं। कठोर या कोमल तना, ठीक है, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान, इस तरह से हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं,
किस रंग के होते हैं, कैसे चलते हैं, है ना। समूह बनाने का क्या महत्व है। समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना आसान हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक रूप से जानेंगे। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस बना करके रखिए। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है, तो आप जब भी आए तो अपना स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो 1 घंटा का लगभग समय आप मान करके चले कि एक वीडियो में आपको लग जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग मूव करेंगे। आपने देखा कि पौधों में तने, पत्तियां, फूल इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं, है ना। हर एक पौधों के तने, पत्तियां और फूल अलग अलग होते हैं। विभिन्न पौधों के तने की मोटाई, ऊंचाई और कठोरता भी अलग अलग होती है, जबकि पत्तियां की आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था भी अलग होते हैं। हमने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों के उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ी या वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का एक अधिक विस्तार से अध्ययन करें और उसके आधार पर उनके समूह बनाएं। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप 2.4 है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। आइए कुछ रोचक अवलोकनों को मतलब जो ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, देख के समझेंगे। उसके लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। फिर से हम लोग अब जाएंगे एक्सप्लोरेशन करने। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपस में छोटे या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पौधों की ऊंचाई को देखेंगे कि जो भी बच्चा देखने गया देखेगा मुझसे छोटा है, मेरे समान आकार का है, मेरे से बड़ा है। तने का रंग भूरा है या हरा, साथ ही उसके तनों को छूकर महसूस करें कि उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब छूकर महसूस करें मुलायम है कि नहीं, मोड़ने पर देखेंगे कि वो लचीला है कि नहीं, क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है। ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं, है ना, नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, वे भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। आप अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तालिका 2.3 है, इसमें हम लोग भरेंगे। जैसे आम का पेड़ के बारे में कह रहा है कि आम का पेड़ अगर खुद से बात करें तो ऊंचा है, इसका तना का रंग भूरा है, इसका तना कठोर है, तना क्या है, मोटा है, भूमि के निकट इसका निकलता है, तो भूमि से थोड़ा ऊंचा पर निकलता है। तने में ऊंचाई पर, शाखाएं कहाँ प्रकट होते हैं, तने में ऊंचाई पर। ठीक है, पादप समूह का नाम क्या है, वृक्ष। उसी तरह से गुलाब, टमाटर और बाकी जो बचा हुआ है इसमें आप खुद से अपना नाम भर करके इसको चार्ट को पूरा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आपको शाख, झाड़ियाँ, वृक्षों के बीच में क्या अंतर दिखाई दिए। ठीक है, शाख, झाड़ी अगर बात करें हम लोग ऊंचाई के आधार पर, तो शाख जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, झाड़ियाँ जो होते हैं लगभग हमारे साइज का हो जाएगा, और वृक्ष जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। फिर उसका तने के आधार पर बात सकते हैं, शाख और झाड़ियाँ के तने क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और शाख में क्या होता है, तनों में लकड़ी नहीं होता है, झाड़ियों में लकड़ी होता है लेकिन उनका आकार छोटा होता है, और वृक्ष बड़े बड़े होते हैं। इस तरह से हम लोग अंतर देख सकते हैं। तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय, काष्ठीय मतलब लकड़ी के होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई पर निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। ठीक है, ये हो गया झाड़ी, गुलाब का फूल, ये हो गया शाख, टमाटर का पेड़, और ये हो गया आम का पेड़। आगे देखेंगे। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें लकड़ी होती है। प्रायः इन पौधों के इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठी लकड़ी जैसे तने होते हैं, जो भूमि के निकट के शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, है ना। कुछ पौधों के आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, जिन्हें शाख कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। कुछ पौधों में तने दुर्बल होते हैं और उनके ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं, आरोही लता। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनके विसर्पी लता, क्रीपर कहा जाता है। जैसे कि क्लाइंबर में आपका मनी प्लांट हो जाएगा, आरोही लता में, और क्रीपर में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हो सकती है जिनके आधार पर हम पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रियाकलाप 2.5 है,
और यहाँ पे देख करके लग रहा है कि पत्तों के प्रकार से हम लोग इसको बांटने का कोशिश करेंगे। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई देती है? ये केला का पेड़ है, ये कोई बड़े वृक्ष का पेड़ हो सकता है, ये घास लग रहा है। आप पौधों की पत्तियों की पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है। चित्र 2.4 के क और 2.4 के ख में दिखाई गई पत्तियों की सिरा में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, इसमें जो मिड रिब है एकदम मोटा है, इसमें मिड रिब थोड़ा सा पतला है ना? इसमें मिड रिब दिख ही नहीं रहा है। आप कुछ पत्तियों की मोटी मध्य सिरा के दोनों सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। यह पैटर्न को जाली कार्यरूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है, गुड़हल। गुड़हल मतलब हम लोग जिसको कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, गुल्लर। इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों में सिराएं समानांतर चलती है। इस पैटर्न को समानांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केला और घास की पत्तियाँ समानांतर सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती हैं। आपको क्या लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? तो बात सही है, इसको बनाया जा सकता है। आइए अब हम पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? तो ये बात गलत है। हर एक पौधे एक अलग माहौल में, एक अलग परिस्थिति में विकसित होते हैं और उनका अलग अलग आवश्यकता होता है, तो सबका जड़ अलग होगा। तो इसी एक्टिविटी में हम लोग इसको समझेंगे। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ विभिन्न प्रकार के शाक को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं, तो उसके जड़ टूटेंगे नहीं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें, मतलब उसको देखें ध्यान से कि क्या सभी पौधों की जड़ें एक जैसी हैं। अवलोकन के बाद शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे एक सरसों का पौधा दे रखा है, यहाँ पे एक घास दे रखा है। तो जड़ जो होता है जनरली दो तरह का होता है। एक होता है हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं, मूसला, जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं, और दूसरा होता है झकड़ा, जिसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है। टैप रूट में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये टैप रूट है तो एक मेन रूट पौधा का नीचे की तरफ आएगा मिट्टी से, और उसमें से छोटे छोटे और भी जड़ निकले रहेंगे, है ना? तो इस तरह के जड़ तंत्र की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और एक मेन रूट जो होगा वो बहुत डीप जाएगा। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ मिट्टी है, ये पौधा है, और यहीं से क्या होगा, ढेर सारा ऐसे ऐसे जड़ निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट या फिर झकड़ा जड़। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। चित्र 25 जो क है इसका बारे में बात कर रहा है, और 2.5 का ख इसके बारे में बात कर रहा है। प्रदर्शित पौधों की जड़ों से आप क्या विभिन्नताएं देखते हैं, है ना? एक टैप रूट है, फाइब्रस रूट है। सरसों के पौधों की जड़ को ध्यानपूर्वक देखने पर हम पाते हैं कि इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। एक मेन रूट यहाँ पे जाएगा नीचे तक, और उसमें से बाकी छोटे छोटे रूट निकलेंगे, जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली होती है। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुल्लर है, जिसे आप क्रियाकलाप 2.1 में देख रहे हैं और तालिका 2.1 में अंकित किया गया है। अब उसके बाद है चित्र 2.5 गुड़हल। उड़हुल को गुड़हल कह रहा है यहाँ पे, शायद चाइना रोज, गुल्लर नहीं, उड़हल, उड़हुल। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया है कि पौधे एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे का जड़ समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम लोग झकड़ा जड़ कहते हैं, जो एक ही जगह से निकल रही होती है। ठीक है, इसे झकड़ा जड़ कहते हैं, या रेशेदार जड़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है। क्या आपने संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित किया है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ों को भी ध्यान से देख करके हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। क्या किसी पौधे की पत्तियां में सिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? अब हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? अब आगे हम लोग क्रियाकलाप 2.7 देखेंगे। तो आइए संबंध ढूंढते हैं। किस चीज़ का संबंध ढूंढते हैं कि पौधों की जड़ों और उनके पत्तियों का जो सिरा विन्यास है, क्या उसमें कोई संबंध पाया जाता है कि नहीं।
अपने विद्यालय की नर्सरी, जो पौधा लगाया हुआ होगा स्कूल में आसपास में देखें उसको, ठीक है, या किसी नर्सरी से 5 सामान्य पौधों की पत्तों को पौध एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, ज्वारंकुश, गेंदा, सदाबहार, पेरिविंकल और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकन को तालिका 2.4 में अंकित करें, ये लिखें। ठीक है, लेमन घास शिराविन्यास कैसा होता है, समानांतर, जड़ कैसा होता है, झकड़ा, है ना। तो इस तरह से हम बाकी सब पौधों का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे बढ़ करके देख लेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है कि नहीं, कि मतलब अगर झकड़ा जड़ है तो उसका पौधों का शिराविन्यास कैसा है, सब में क्या समानांतर ही है, क्या कुछ अलग है। ठीक है, क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार में मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ और पत्तियों में जलिका रूपी शिरा विन्यास होता है। ठीक है, कौन से पौधों में? सदाबहार में। यह जानने की कोशिश करेंगे क्या जलिका रूपी शिरा विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ होती है या झकड़ा जड़ होती है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ और पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिसमें समानांतर शिरा विन्यास होता है, क्या उनमें झकड़ा जड़ पाया जाता है? इस तरह से हम लोग समांतर ढूंढने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ होती है, जबकि जिनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ होती है। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ और पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास का भी उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे क्या पौधे के बीज, जड़ के प्रकार, पत्तियों के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध है, क्या सभी चीज़ों एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का दे रखा है, द्विबीजपत्री जिसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं इंग्लिश में, और एक बीजपत्री जिसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, एक कॉट मतलब कॉटिलेडॉन। ये इसमें क्या होता है, पौधे अपने आगे आने वाले जनरेशन, मतलब आगे आने वाले पौधों के लिए खाना को एकत्रित करके रखता है, जो बाद में हम लोग जब किसी भी सीड को, बीज को जब खेत में डालते हैं तो उससे पौधा जब निकलता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि पौधा बाहर आया और खाना बनाना शुरू कर देगा। तो जब तक वो खाना बनाने के लायक ना हो जाए तब तक उसको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इसी कॉटिलेडॉन में, इसी बीज पत्र में क्या होता है, खाना एकत्रित करके रखा होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे क्रियाकलाप 2.8 से। ठीक है, चने और मक्का के कुछ बीजों के 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोए। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे एक समान है या भिन्न भिन्न है? तो एक समान नहीं होगा, चना में 2 कॉटिलेडॉन होगा और मक्का में 1 कॉटिलेडॉन होगा। आपने देखा कि चने के बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग को बीज पत्र, कॉटिलेडन कहा जाता है। जिन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकॉट कहा जाता है। डाइकॉटिलेडन्स या फिर डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधे जिनमें एक बीजपत्री होता है उसे एक बीजपत्री, मोनोकोटिलेडोन्स या फिर मोनोकॉट कहा जाता है। ठीक है, आप सभी पौधों में पत्ती के शिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों के बीजपत्रों की संख्या में परस्पर संबंध देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ पाया जाता है। देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पौधे जिनमें डाइकॉट सीड होता है उनका जड़ कैसा होगा, तो जड़ आपका मूसला जड़ होगा, और पत्तियाँ कैसा होगा, तो जालिका रूपी, है ना, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। उसी तरह से एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास और झकड़ा जड़ पाया जाता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के बारे में हम लोग समझते हैं। अब जंतुओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है 2.22 2.2.2। ठीक है, जंतुओं का हम लोग ग्रुप कैसे करेंगे। पौधों की भांति जंतुएं भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं का समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोचते हैं जिनका उपयोग करके इनका समूह बनाने की क्रिया को किया जा सकता है शुरू? तो चलिए देखते हैं, एक क्रियाकलाप से इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया था, याद है आपको? आपने संभवतः यह देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतु में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु दे रखे हैं,
उनका गति करने का तरीका हम लोग समझेंगे। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतु दिखाए गए हैं। आप इन चित्रों में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जंतुओं का पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, 2.7 में देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर में किस तरह का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे केचुआ है, ये रेंगता है, ये भी रेंगता है, ये चींटी चलता है धीरे धीरे, कछुआ चलता है, सांप भी रेंगता है, कछुआ धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, मेंढक फुदक करके चलता है, ये तैरेगा। ठीक है, तितली उड़ेगी, मछली तैरेगी और गाय 4 पैरों पर चलेगी। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। ठीक है, उसके बाद इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों का नाम बताएं। आसान है, हम लोग इसको बता सकते हैं और बाकी जो बचे हैं इसको यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार से गति होती है। कुछ जंतु उड़ सकते हैं, कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं। इन्हें चलने के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे मछली में पैर वगैरह नहीं होता है लेकिन उनमें फिन होता है। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और उसमें प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। ठीक है, हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, संरचना, आकार, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ की विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही इन जंतु का समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक है जिनके बारे में बताया गया है, जानकी अम्माल। ठीक है, 1897 से 1984। अब देखिए यहाँ 2 डेट दिया हुआ है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है, इनके मृत्यु का डेट और जन्म का डेट है। ठीक है, एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों में के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत में पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने की सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करी। जानकी अम्माल, सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, यहाँ पे जो उन्होंने योगदान दिया था उसके बारे में है। यह केरल के पालक्काड जनपद में एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुरा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूक कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों के लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय की याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। और भी जाने। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। विभिन्न परिवेश में पशुओं एवं जंतु। ठीक है, कह रहा है कि अगर एक हम लोग मछली की बात करें, मछली 2 अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। ये हो गया आपका मीठे पानी का मछली जो नदियों में पाया जाता है। कुछ मछलियाँ जो होता है वो खारे पानी में पाया जाता है। तो मीठे पानी की मछली को अगर हम लोग खारे पानी में भी डाल देना तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर रहने वाले जीवों में क्या होता है, अपने उस माहौल में जिंदा रहने के लिए क्या करता है, कुछ परिवर्तन लाया जाता है, एडेप्टेशन करता है जिससे वो जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि विभिन्न परिवेश में पौधे एवं जंतु कैसे रहते हैं। संभवतः आपने प्रकृति के सैर के दौरान देखा होगा कि विभिन्न जंतु विभिन्न विभिन्न अलग अलग परिवेशों में रहते हैं। तालिका 2.5 में जीव जंतु की गति को भी अंकित किया गया है। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे हम लोग जवाब देंगे हाँ, क्योंकि जितने भी जीव जंतु पानी में रहेंगे वो तैरेंगे ही किसी न किसी तरीके से। उदाहरण के रूप में मछली और बकरी को ले। मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए उनके पास धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। धारा रेखीय कहने का मतलब है कि हम लोग का फ्रंट फेस चौड़ा होता है। ये क्लासरूम में मैं सामने से ज़्यादा बढ़िया से बता पाता, लेकिन मछली का जो मेन चौड़ा वाला हिस्सा होता है वो पानी से सीधे क्या होता है, कटा होता है ना। कहने का मतलब है कि वो पानी से ज़्यादा कम एरिया उसके पानी के सामने आता है।
ठीक है। स्ट्रीमलाइन होता है शरीर और के ऊपर सल्क होते हैं और फिन होते हैं, है ना, तैरने के लिए इसको फिन कहा जा रहा है, ये फिन है। और यहाँ पे जिसको हम लोग चोइटा कहते हैं उसको सल्क कहा जाता है। ठीक है। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है, टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं में आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। ठीक है, इसमें फिन्स वगैरह नहीं है, ये ज़मीन पे चलती है तो इसको पैर चाहिए। अब यहाँ पे क्रियाकलाप है 2.10, इसको देखेंगे। तालिका 2.6 में देखें और श्यामपट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम सूची पर बनाएं जिन्हें आप आपके सहपाठी और तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है अथवा उनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखा है। आपने ऊँट देखा है, ठीक है, देवदार का वृक्ष देखा है, मछली देखा है समुद्र में, जंगल देखा है शहर में, और अन्य जगहों पर कुछ देखा होगा। ठीक है। उसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपने क्या अवलोकन किया, मतलब उनको ध्यान से देखा तो आप क्या देख पाए। आपने अपने सहपाठियों के साथ उसको क्या करें, डिस्कस करें, चर्चा करें। तालिका 2.6 में आपने देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतु से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैक्टस का चित्र दे रखा है। कैक्टस वैसा पौधा होता है जो मरुस्थल में पाया जाता है। तो नॉर्मल जो ज़मीन का पौधा होता है और इस पौधे में आपको क्या दिख रहा है अंतर, इसमें पत्ता ही नहीं है, इस पौधे में पत्ता ही नहीं होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि मरुस्थल में जो होता है ना, पानी का बहुत ज़्यादा कमी होता है और पत्तों से क्या होता है, जब स्टोमाटा पत्तों में मौजूद होता है जो खुलता है हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, तो उस समय कुछ पानी भाप बन करके उड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या फिर ट्रांसपिरेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इस वाटर के लॉस को, पानी के क्षति को कम करने के लिए ये अपने शरीर से पत्ते को ही हटा देता है ना। कक्षा में चर्चा करने के दौरान एलेक्स को याद आया कि राजस्थान में मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी, जिसको हम लोग क्या करें, कैक्टस कह रहे हैं, कि पौधों को देखा था। माया बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र देवदार, ये जो जिसको हम लोग क्रिसमस ट्री के रूप में जानते हैं, देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष कौशंकार कोनिकल शेप के होते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि बर्फ़ वगैरह इस पर गिरे तो नीचे चला आए तुरंत ससर करके, और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले दोनों पौधे अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, भिन्न है। अब पता लगाएं कि ऐसा क्यों है, सोचने वाली बात है। तो एक जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग होती है। तो जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उनका सराउंडिंग अलग होता है, तो अपने आसपास के क्षेत्र के अनुसार ही क्या करते हैं, खुद को वो बदलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम क्या होता है, पानी उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे के मांसल तने जल को संग्रहित करते हैं। संग्रहित मतलब इकट्ठा करते हैं, इसमें जल एकत्रित रहता है और उन स्थानों पर गर्म परिस्थितियों को सहने में पौधों की सहायता प्रदान करता है। ठीक है। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया हिमपात होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्ष का शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। आइए अब हम समझें कि विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से कैसे अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊँट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट, ठीक है, देखिए दोनों ऊँट है, इसके शरीर पे बाल ज़्यादा है, डबल हुप है हुड, और इसके शरीर पे बाल कम है। ठीक है, दोनों जंतुओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं, इन अंतरों के कारण ऊँटों का क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इसके खुर जो होंगे, यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल दे रखा है, इसके खुर और इसके खुर। गर्म मरुस्थल में ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उनकी दादी ने बताया कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल में बिना धंसे आसानी से चलने में सहायता करते हैं और इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाती है। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन को संचित करते हैं। गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँट में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है।
ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में 2 कुबर होते हैं। ये 2 कुबर सर्दियों के अंत में के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबर में संचित भोजन का उपयोग करना होता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रखने में सहायक होते हैं। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रहने में कौन सी विशेषताएं सहायक हो सकती हैं, और आगे हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान में रहने वाले काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे रेगिस्तान में पानी का बहुत ज़्यादा कमी होता है, तो अपने आप को उस तरह से वो ढाल लेते हैं। माया ने नीलगिरी में 16 वन में देखे गए खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेंड्रॉन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटी पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे, इसलिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे सागर ने अपने सहपाठियों मतलब दोस्तों को बताया कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियां को देखा। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि मछलियां का धारारहित शरीर उन्हें जल में तैरने में कैसे सहायता प्रदान करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें वहां जीवित रखने में सक्षम बनाती है। ये विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं में किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, जिसे हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। वहाँ पे क्या करता है? एडेप्टेशन उसको करता है, ताकि वहाँ पे जीवित रह सके। जैसे यहाँ के तोता का बात करें तो बहुत छोटे छोटे होंगे, हम लोग का ग्रीन कलर का होगा। वही अफ्रीका के मकाऊ तोता का बात करें तो वो बड़ा बड़ा होता है और मल्टी कलर का होता है ना। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन जो कि उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, वो होता है उसमें। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री कछुए का आवास समुद्र या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन प्रदान करता है और वायु आश्रय और अन्य आवश्यक चीज़ें प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रहते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से हम लोग एक वैज्ञानिक परिचय करेंगे सलीम अली जी के बारे में। 1896 इनका जन्म है, 1987 इनका मृत्यु का डेट है। ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों के अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्र को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथ भिट्टी पक्षी अभयारण्य मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आप किन किन विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनका समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर हम लोग समूह बना सकते हैं। थल पर रहने वाले जीवों को थलीय जीव कहते हैं, है ना, और जो जल में रहते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं। उदाहरण यहाँ दे रखा है थल जीव का घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, और जल में हो गया तालाब, नदी, झील, महासागर। ठीक है। मेंढक जैसे कुछ जंतु जो होते हैं वो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इंग्लिश में इसको एम्फीबियन कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? तो बात है कि नहीं रह पाएगी। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधे, पक्षियों और कीटों अथवा अन्य जंतुओं के बारे में
जाने जो उन्हें बचपन में प्रायः दिखते थे लेकिन अब वो कम दिखने लगे हैं। जैसे कि गौरैया पहले बहुत दिखता था, अब बहुत ही ज़्यादा कम दिखने लगा है। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधे और जीव जंतु के आवास में क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं और वो क्या होंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे। अब बस लास्ट ही हम लोग का है, यहाँ पे जैव विविधता से कैसे नुकसान हुआ है, कैसे विलुप्त हो गए हैं धरती पर प्राणी, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। भारत में बाघ, चीता और गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973, डेट याद रखिएगा, 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ की गई। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र अन्य क्षेत्रों में गोडावन के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। गोडावन मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेट ग्रुप्स। पवित्र उपवन वह आबादित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा और उनके क्षेत्र में पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। हमें अपने ग्रह के जीव को परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता होती है ताकि पौधे और जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहे। तो यही हमारा चैप्टर 2 था। इसके बाद हमारा सारांश है और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उसको आप करिएगा और एक चार्ट भी आप इसमें बना सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 3 में मूव करेंगे, जो कि किसी और दिन इसको करेंगे। चैप्टर 3 हमारा यहाँ है। तो ये वीडियो हमारा इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।